हिम्मत नहीं टूटने दी क्योंकि बहुत आगे तक जाना है। हिम्मत नहीं टूटने दी क्योंकि बहुत आगे तक जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें कुछ करके दिखाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें कुछ करके दिखाना है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल शौर्य एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और यदि आपको यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो यूपी बोर्ड में आपके लिए 2023 का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। और आज के इस वीडियो में हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और ये सारे जो भी क्वेश्चन होंगे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो इस वीडियो में हम सॉल्व भी करेंगे और पूरा पेपर पैटर्न को भी हम देखेंगे कि आखिर 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न जो आएगा वो किस टाइप के होंगे और हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं विस्तार से देखेंगे, अंत तक देखना है। इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखना और एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 2023 का और सब्जेक्ट है हिंदी। मेरे प्यारे बच्चों, ये मॉडल प्रश्न पत्र है सन 2022-23 का, क्लास 10 का है और विषय है हिंदी। हिंदी आपके दो खंडों में है, खंड अ और खंड ख। देखिए, समय 3 घंटे का रहेगा और 15 मिनट होगा आपको पेपर का पढ़ने का। टोटल समय होगा 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक नंबर कितने का होगा? 70 नंबर का होगा। कुछ निर्देश हैं सामान्य, जिसको देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट जो शुरू के होंगे उसमें हमें पेपर को पढ़ने हैं आराम से, शांतिपूर्वक। उसके बाद दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। 2 खंड का पेपर है ये। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। नीला पेन होना चाहिए या काला, और दोनों क्या होना चाहिए? बाल पेन होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे और 1-1 नंबर सबके होंगे। प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन ये बांड नहीं है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। जो बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन है, मुश्किल से आप कितना लगेगा, 2-4 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे और 1-1 नंबर 20 पे मिलेंगे। शुरू करते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे? मेरे प्यारे बच्चों, जो पढ़े होंगे उनको पता होगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही है शुक्ल युग, मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, तीसरे जो गोला होगा C, OMR शीट पे इसको रंगना पड़ेगा, ये ध्यान रहे, ट्रिक नहीं लगाने हैं, रंगना है और रंगना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध, पहला इसमें सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? तो इसमें कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। शायद सबको पता होगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पहला क्वेश्चन है इसमें शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग कब से कब तक था? तो 1919 से लेके
1938 तक था ये। तो देखते हैं कौन सा है, 1919 से लेकर 1938 तक, मतलब ऑप्शन नंबर 2 दूसरे विकल्प जो रहेगा उसको रंगना होगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन है 5वां, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये क्या है बच्चों? आत्मकथा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? युग का नाम बताना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की रचना है। कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। मधुशाला किसकी रचना है? प्यारे बच्चों बताना है कि मधुशाला किसकी रचना है। तो याद ही होगा कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये आपका 7वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? बहुत ही फेमस है ये। भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मतलब प्रश्न 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल जो है वो कब से कब तक है? तो कब से शुरू होता है बच्चों? 1843 से अब तक। ऑप्शन देख लेते हैं। 1843 से अब तक। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा आंसर है? पहला सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? रीतकाल युग के हैं। किस युग के हैं? रीतकाल युग के ये कवि हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? उम्मीद है सभी को ये तो पता होगा। हास्य रस, सुख होगा नहीं, रति होगा नहीं, निर्वेद होगा नहीं, तो बचा क्या? हास्य। हास्य रस में हास्य ही तो होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है, लिखा है इसमें, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बच्चों क्या बताना है इसमें? अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है क्वेश्चन नंबर 12 में? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन इस 12 नंबर क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। 13 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण हैं? बता सकते हैं आप? रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रश्न 14, आकर्षण शब्द में, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? मतलब क्या बताना है बच्चों? यहाँ पे उपसर्ग बताना है। कौन सही हो जाएगा? आ। और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन इसमें सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के भेद बताने हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 सही होगा इसमें। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16, पीताम्बर में कौन सा समास है? समास पूछा है बच्चों, पीताम्बर में कौन सा समास है? कौन सा समास होता है इसमें? कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। चलते हैं 17 की तरफ। आंसू का तत्सम रूप बताइए। आंसू का तत्सम रूप पूछा है और 2 ही ऑप्शन है यहाँ पे। तो आंसू सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन वहाँ 2 थे, यहाँ 3 है। रोना और आंखती तो होगा नहीं, कभी संभव नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18, यड़
यड़ संधि का सूत्र बताइए। सूत्र पूछा है यड़ संधि का, क्या होगा? इक्वोर्ची, इक्वोर्ची। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी? 19। फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। फलस शब्द में कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है? इसमें हो जाएगा षष्ठी विभक्ति और एक वचन, तो पहला ही सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा और इसी को रंगेंगे। अगला क्वेश्चन है अपठत। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष वचन है। कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है? तो ये प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2, प्रथम पुरुष और एक वचन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं। अब शुरू होगा खंड ब। खंड ब शुरू होता है और कितने नंबर का ये होता है? 50 नंबर का। वह विकल्पी प्रश्न कितने का होता है? 20 नंबर का। 20 क्वेश्चन 20 नंबर। अब देखते हैं इसमें प्रश्न पहला जो है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे और कितने क्वेश्चन होंगे? 3 क्वेश्चन होंगे। देखिए है, यह कोई बात, देख लेते हैं इसको। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्मल बलि का साथ ढूंढता है, धीर उत्साहित का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नित्य विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब इसके क्वेश्चनों को देखना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। पहला क्वेश्चन आपका ये बहुत ही आसान होता है बच्चों, इसको केवल समझ के ऊपर से और नीचे इसका जवाब देना होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें किसके बारे में बात की गई है, क्या कहा गया है, उसका बताना है। इसमें देखने पे लग रहा है किस गद्यांश का संदर्भ क्या है, मित्रता के बारे में बात की गई है। मित्रों के बारे में बताया गया है कि कौन कैसा मित्र ढूंढता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। जो इसमें रेखांकित भाग है, जैसे यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसको व्याख्या करना है, मतलब इसको और विस्तार से समझाते हुए लिखना है, इसी को लिख देना है। अगर ना समझ में आए तो थोड़ी सी बातें अपने तरफ से जोड़ के इसमें आप लिख सकते हैं, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है उसी वाले में, क्वेश्चन नंबर 3, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को ओर क्यों आकर्षित होते हैं, कारण बताना है। क्योंकि जो उनके अंदर गुण नहीं होता है, वो चाहते हैं कि हम भी उस गुण को समझें। जैसे कोई कमज़ोर आदमी है तो पहलवान का साथ ढूंढता है। ठीक है, किसी के अंदर ज्ञान की कमी है, मूर्ख टाइप का है, तो ज्ञानी आदमी का साथ ढूंढता है। ऐसे आप उस पैसेज को पढ़ के इसका आंसर देंगे, ये नहीं कि अपने मन से आप बनाएंगे। इसका ध्यान रहे, वो जो दिया हुआ है उसी में उसका आंसर ढूंढना है, बाहर से नहीं। अगर आपको ये पैसेज ना समझ में आए तो आप क्या करेंगे, अथवा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अथवा, उसको करेंगे, या फिर दूसरा आपको दिया हुआ है, इसको पढ़ लिया जाए। क्या है इसमें, कह रहा है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता
की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक, क्वेश्चन है इसमें पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें किस चीज़ की बात की गई है उसके बारे में लिखना है, इसका शीर्षक क्या है, वहाँ से इसको वर्णन करना है, इसी में से ढूंढ के लिखना है। दूसरा है, गद्यांश के रेखांकित अंक का भाव स्पष्ट कीजिए। जो रेखांकित भाग है मतलब परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा, इसका आपको भाव स्पष्ट लिखना है। इसके भाव क्या है, क्यों ऐसे कहे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। कौन सा ऐसा कार्य है जिसको ममता ने ईश्वर के विरुद्ध बताया है। कितना आप साहस क्यों कर रहे हैं, उचित नहीं है। देखो बच्चे 3 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन पे 2 ही नंबर मिलेंगे। अब कुछ बच्चे गलती करते हैं कि पहला खूब लिख देंगे, दूसरा भी थोड़ा लिख देंगे, तीसरे में लिखते ही नहीं। ये गलत बात। आपके क्वेश्चन तीनों के नंबर समान है, तो उसी हिसाब से लिखिए, तीनों को बराबर महत्व दीजिए। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये पद्यांश दिया गया है और इस पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम वैसे ही 3 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के हैं। पद दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघो, अंधों को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले श्री छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। अर्थ तो पता ही होगा, चरण कमल बंदो हरिराई, उनके कमल के समान चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति को भी सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने गुंग पुलि बोले, बहिर को भी, जो बहरे होते हैं उनको भी सुनाई देने लगता है, और जो गूंगे होते हैं वो भी बोलना शुरू कर देते हैं। रंग के चले सिर छत्रधारी, और उनकी कृपा से एक भिखारी भी छत्रधारी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं, और बार बार बंदो तेहि पाई, उनकी वंदना मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है बच्चों, इसको क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मतलब समझ में आ रहा है, बार बार संदर्भ पूछ रहा है। कहाँ से लिया गया है, इसको उद्धृत कहाँ से किया गया है, उसके बारे में क्या इसमें व्यक्त की गई है, उन सबको लिखना है इसमें। दूसरा है, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। बहिरो सुने गुंग पुरी बोले, रंग चले सित छत। इसका अर्थ बढ़ा चढ़ा के मतलब व्याख्या अच्छी तरह से करनी है कि जिनकी कृपा से बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, एक भिखारी भी उनकी कृपा से एक राजा बन जाता है। इसको बड़े शब्दों में अच्छी तरह से सुसज्जित करके लिखना है, अपने अर्थों को और इसको बड़ा करके लिखना है। ठीक है। तीसरा है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा है, ठीक है, कौन सा अलंकार है ये आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक, इसको कर लेंगे आप। अगर ये नहीं आता है, ठीक है, तो सेम वैसा ही अथवा में करके, जैसे पहले में अथवा में था वैसे दूसरे में भी अथवा में एक दे दिया है। सुनि सुंदर बैन सुधारस मसाने, श्यानी है जानकी जनि भली, तिरछे करी नैन तिन्हे, समझाऊँ कछु मुस्काहि चली, तुलसी तेहि अवसर से ही रावे, अवलोकति लोचन अलुभली, अनुराग तड़ाग में भान उरे, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। ये जो पद दिया हुआ है इसको पढ़ के और इसका अर्थ अच्छी तरह समझना है। आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। इसमें क्या करना है, उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। अब इसका भी संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान दी जाती है, इसके लिए कुछ ही दिनों में एक वीडियो आपकी आएगी, उसमें विस्तार से इसके बारे में बताया जाएगा कि संदर्भ कैसा होता है। यहाँ पे बताने का मतलब कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन है, अनुराग तड़ाग तथा मनुमंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है। 3 चीज़ें, अलंकार पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त पदांश का संदर्भ। ये क्वेश्चन दोनों में रिपीट हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, पैटर्न भी समझना है हमको। पैटर्न में क्या है
कि जो पैसे दे रहा है उसके संदर्भ पूछेगा, रेखांकित जो अंश होंगे उसकी व्याख्या करनी है, और तीसरा में अलंकार पूछ रहे। दोनों पद में यही किया है, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, तीसरे में दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। जो गद्यांश नीचे दो दिए जा रहे हैं उनमें का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। इस पे नंबर कितने हैं? 2 + 3 = 5। मतलब यदि आप संदर्भ लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, और हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। दोनों को मिला के 5 नंबर मिलेगा। ये ध्यान रखिए। ये नहीं कि आप संदर्भ लिख के छोड़ देंगे तो 2 ही नंबर मिलेगा, या फिर आप हिंदी अनुवाद लिख दिए केवल तो 3 नंबर मिलेगा। तो ध्यान रखना है। इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नागरिक भारतीय संस्कृत, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ये करना है, या फिर ये ना समझ में आए तो आप कौन सा कर सकते हो, ये वाला मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, ठीक, इस पैसेज को। इन दोनों में से किसी एक को करना है। कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का, ठीक है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या होगा देखिए, जो आपका चौथा प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आएगा वो होगा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पे संस्कृत का पद्यांश आएगा और उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर, और हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर। ये ध्यान रहे, ठीक है। दोनों पद्यांश दिए हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। या तो आप इसको करिएगा, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक। दोनों संस्कृत के पद्यांश हैं, इनमें से किसी एक को ही करना है, गलती से दोनों मत करिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 पे। कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आप जो खंड काव्य पढ़े हैं हिंदी के, अगर स्कूल या कोचिंग में पढ़ते होंगे तो जो आपके हिंदी के अध्यापक होंगे वो आपको बताए होंगे कि आपके ज़िले में कौन सा मान्य है। यहाँ पर कई है बच्चों, देखो ध्यान से। यहाँ पे क, ख, ग यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर आगे देखेंगे तो घ, अंग, च, छ, ज, झ, झ तक। मतलब इतने तरह के आते हैं इसमें। आपको सब नहीं करना है, इसका ध्यान रखिए। आपके लिए सब नहीं है। इसमें जिस ज़िले से आप आते हैं उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपके ज़िले में कौन सा होता है। आप इसको पता कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, जो भी बच्चे बलिया ज़िले के हो, एग्जाम्पल के लिए, उनके लिए कर्ण काव्य होता है, वो 6 नंबर करेंगे, बाकी वो किसी को भी नहीं छूएंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है। कर्ण काव्य के सूत सभा में द्रौपदी संग का सर्ग का सारांश लिखिए, अथवा कर्ण काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन को करना है। 2 क्वेश्चन है, सभी खंड काव्य में 2-2 क्वेश्चन है। क में भी 2 हैं, ख में भी 2 हैं, ग में भी, सब में ऐसे ही 2-2 हैं। और आपको किसी में से नहीं, जो आपके ज़िले में मान्य है उसमें से आपको चुनना है। आपको उसमें से अपने ज़िले वाला 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन करना है। जैसे इसमें अब कृष्ण वाला जो है सर्ग, द्रौपदी वाला कर्ण खंड काव्य, तो इसमें 7 सर्ग होते हैं और कुछ लोग का चरित्र चित्रण होता है। जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण हो गया, कर्ण का चरित्र चित्रण हो गया, युधिष्ठिर का हो गया, द्रौपदी का हो गया। अगर आप इन 4-5 लोगों का याद कर लेते हैं और 7 सर्ग समझ लेते हैं तो बस ये 3 नंबर पक्के हैं। इस पर कितना नंबर मिलेगा? 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। अब कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे 3 लोगों का दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये लेखक हैं। लेखक के जीवन परिचय आता ही आता है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। अगर यदि आप जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और यदि उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कर देते हैं तो 2 नंबर मिलेगा।
प्यारे बच्चों, एक ट्रिक बताऊं। ये जो यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है ना, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, आसान मत रखिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वह विकल्पी हो, जीवन परिचय हो या किसी कवि का परिचय हो, वो सब बोर्ड की नज़र में है। तो अच्छा होगा कि बोर्ड की नज़र में रहने वाले क्वेश्चन, जैसे मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं, इनको आप तैयार रखिए। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए बता दें, जीवन परिचय 3 लोग का यहाँ दे रहे हैं ना, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र। इन तीनों को तो पहले आप याद रखिए, क्योंकि इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बोर्ड की नज़र में ये लोग हैं, ये लेखक हैं। इन तीनों लोगों का याद कर लीजिएगा। जीवन परिचय के साथ साथ आप उनके प्रमुख रचना का उल्लेख भी कम से कम 1-2 चीज़ों को जानिए और उसको वर्णन करिए, तब जाके होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में भी वही है। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए आप एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। उनकी एक रचना लिखनी है। देखो, यदि जीवन परिचय उनका लिखते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे, और उनकी रचना लिखते हैं तो 2 नंबर। वैसे ही है जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। कौन कौन है देख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और कवि सूरदास। यदि तीनों लोग आप याद कर लिए हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं याद किए हैं तो अभी समय है। अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी घबराना नहीं है। इन सभी चीज़ों पर अलग से हमारी वीडियो आने वाली है, जो बहुत ही सरल भाषा में होंगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 7। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ की हुई कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न हो। जो इसमें न आया हो वही लिखना है। ये नहीं कि इसमें आया है उसी को उतार लेंगे तो मान्य नहीं होगा। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। कंठस्थ के कोई श्लोक, जैसे मान लीजिए सबसे आसान होता है इसमें, अपदो दुर्गामि च साक्षरो न च पंडिता अमुक स्फुट वक्तता च युजनाति स पंडिता। ऐसे ऐसे छोटे छोटे श्लोक हैं जिनको आपको बताया जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। और प्रश्न कितने हैं यहाँ पे देख लीजिए, 4 प्रश्न हैं और कितने का जवाब देना है? 2 का। भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति, पुरराज क आसिता, चंद्रशेखर क आसिता, विरह केन पूजते। बहुत आसान आसान क्वेश्चन मॉडल पेपर में है। ऐसे 15-20 क्वेश्चनों की यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये भी नंबर आपका कन्फर्म है। 2-2 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलने वाले हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। क्या है? निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, इस पे लिखिए। अथवा आतंकवाद के कारण या आतंकवाद कारण एवं निवारण, मतलब आतंकवाद पे क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है इसके, या इसके निवारण क्या है, इससे कैसे बचा जाए। और अगला क्वेश्चन है जनसंख्या, जनसंख्या जो बढ़ रही है उससे क्या लाभ है और क्या हानि है, इसके बारे में लिखना है। चौथा दे रहा है नारी सशक्तिकरण, इनके बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, ये चारों टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहले तो इन चारों को अपनी नज़र में रखिए। इसके अलावा जैसे अभी कोरोना बीता है, कोरोना पे जानते रहिए। ऐसे 2-4 और जो मेन पॉइंट हैं उनके बारे में हम बता देंगे। कितने नंबर का होगा ये? 9 नंबर का। एक ही क्वेश्चन करना है 9 नंबर का, और ऐसे मिला जुला कर नहीं लिख देना है। इसको अच्छी तरह से हेडिंग लिखते हुए लिखना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये पेपर आपको हिंदी का पेपर है और इसमें आप 95 प्लस कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अब तक नहीं पढ़े हैं तो अब से जग जाइए और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। असंभव कुछ भी नहीं होता है। बोलते हैं ना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में खुद ही लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल, अर्थात पॉसिबल हूँ करके तो देखो। वैसे ही ये सब पेपर कोई हार्ड नहीं है, बस आप अगर मेहनत कर लिए तो आप सफल हो जाएंगे। मान लिए तो हार है, ठान लिए तो जीत है, ठीक है। अगर कहीं पे भी दिक्कत है आपको तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसकी अलग से सेपरेट वीडियो बना के डाल दी जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने मित्रों को भी अगर लाभ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ सकें। जो भी आपके संपर्क में हो, क्लास 10th में इस साल बोर्ड का पेपर देना हो,
उन तक ये भेज सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।